या सिमेट्री। एक कल हम लोगों ने सीखा एडिशन मॉड्यूलो, और याद होगा आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने एडिशन मॉड्यूलो नाम की एक चीज सीखी थी। इसमें हमने कहा था कि दो नंबर कुछ इस तरह से हैं कि उनको हम अगर ऐड करते हैं, लेकिन एक स्पेशल तरह का एडिशन था एडिशन मॉड्यूलो में। किस तरह का था सर? कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, उनको जोड़ते हैं, नीचे सफिक्स में देखिए एम है, और एम जो है यहाँ पर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है सर। जीरो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंटीजर है। इसका जो रिजल्ट आता है वो आर। आर क्या है? आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b divided by m and r always lie between m-1 हो सकता है, या जीरो, या उसके बीच, या फिर ऐसे भी लिखते हैं लेस देन m। बात एक ही है। और यहां पर a प्लस बी भाग देने पर जो भी है रिमाइंडर ये है, इसके बारे में बात चल रही है, जो कि ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। और जाहिर सी बात है, तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारे m से लेस ना आ जाए वैल्यू। ओके, सेम यही चीज हम लोगों ने पढ़ी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। सेम यही चीज मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। अब कोई कहे जी मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो क्या है? सेम टू सेम वही सेम चीज है जो आपने अभी एडिशन में पढ़ी, और आर आज भी वही है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। कोई बदलाव नहीं है उसके अंदर। तो ये काम हम कल कर चुके थे, जिस पर चर्चा हो चुकी थी। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे टॉपिक के साथ आ जाती हैं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे। इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं आपके इस बैच में, सेकेंड सेम वाले, वो पढ़ेंगे। उनके यूनिट 2 में ग्रुप से पहले एक हिस्सा है जो शायद डिटेल में थोड़ा बहुत बता पाएगा उनको। जैसे कि एक चीज है जो बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल में, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, उसमें बहुत काम आने वाली है सर, रिलेटिवली प्राइम। ये सब चीजें ध्यान रखो, ये वर्ड सारे ना ध्यान रखो। इसलिए ध्यान रखो क्योंकि ये कहीं कहीं आते हैं, फिर समझ ही नहीं आते। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अलग चीज होती है, रिलेटिवली प्राइम अलग चीज होती है। कोई पूछे जी प्राइम नंबर, तो आप जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम कहते हैं कि ऐसा नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता हो, सिर्फ डिवाइड होता हो और किसी से ना होता हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, +-3, +-5, +-7। सिर्फ एक ही यही ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। +-11, +-13, लोग नेगेटिव का इस्तेमाल कम करते हैं। +-17, +-19, +-23। देख लो, जितने भी नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या तो ये अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी से और से नंबर से डिवाइड नहीं होते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं।
और पॉजिटिव की बात करें तो कम से कम 2 से स्टार्ट होता है प्राइम। क्लियर है मेरी इतनी बात? जी। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हो जाएगा। यस सर। अब देखिए सर, रिलेटिवली प्राइम किसे कहते हैं? ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। ये वर्ड ध्यान रखने का, रिलेटिवली प्राइम, प्राइम टू ईच अदर। क्या पता क्लास में कराया गया हो। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जिन नंबर का जीसीडी 1 होता हो। कई राइटर जीसीडी वर्ड लिखते ही नहीं है, खाली ब्रैकेट ए बी बराबर 1 लिखते हैं, उसका मतलब वही है। अब किसी को पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? जीसीडी की फुल फॉर्म सबको पता है, बट क्या मतलब है? जैसे 4 और 9, इस जगह पर अगर आप कहो तो 4 and 9 आर रिलेटिवली प्राइम। तो कोई कहे सर समझ नहीं आई बात, जाहिर सी बात है, रिलेटिवली प्राइम। तो मैं फिर आपको अब हिंदी में दोबारा से बताता हूं, क्योंकि समस्याएं क्या है कि अ, हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं अलजेब्रा में, तो कई बार अंग्रेजी में इस तरह से लिख देते हैं कि थोड़ा सा दिल में नहीं समाती वो चीज, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट भाषा नहीं है। रिलेटिवली प्राइम नंबर यदि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, तो ए बी को सिर्फ कॉमनली, मतलब एक साथ, ए को भी बी को भी 1 ही डिवाइड कर सकता है। मतलब दो नंबरों को सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा और कोई डिवाइड ना कर सके। एक साथ कह रहा हूं, अलग अलग नहीं। तो गौर करो, 4 और 9 को आप 1 से 4 भी कटता है, 1 से 9 भी कटता है। एक बात तो ये हो गई। और एक बात ये होगी इनका कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कोई कहे सर 4 को तो डिवाइड 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है। 9 को सर डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 3 भी करता है, 9 भी करता है। तो ये 4 को डिवाइड करने वाले हो गए, 1 to 4, और ये 9 को डिवाइड करने वाले हो गए। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जीसीडी, जीसीडी में सी होता है कॉमन डिवाइजर, डी का मतलब डिवाइजर, जी का मतलब ग्रेटेस्ट। तो पहली बात तो 1 to 4 और 1 3 9 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 1। तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। जैसे मान लीजिए कहीं पर मैंने लिख दिया आपके लिए, मान लीजिए 12 और 28। अब कोई कहे सर इसका जीसीडी बताइए, तो आपका ये बहुत बचपना काम है। पहले तो 12 को डिवाइड करने वाले देखो, 1 2 3 4 6 12। ये 12 को डिवाइड करने वाले, अब 28 को डिवाइड करने वाले देखो, 1 तो सबका ही डिवीजन, 2 4 7 14 28। सही लिखा क्या मैंने? तो यस सर। ओके,
अब बताओ इनमें कॉमन कौन है? हाँ जी, 1 2 4। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। नो। ये हो गए कॉमन डिवाइजर। अब बताओ इनमें ग्रेटेस्ट कौन है? बताओ। और 4। तो सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ 4 आएगा। जीसीडी 12,28 की वैल्यू 4 होगी। क्या आपने पढ़ा है सर? छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं तो अब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, ऐसे नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ओके। अब आप कहोगे कि रिलेटिवली प्राइम इतनी सारी कहानी क्यों सुनाई आपने हमें? एक टॉपिक आएगा यूएन, ये हमारे नोट्स में आगे मिलेगा। अभी मैं चर्चा कर दूं पहले ही इसकी। एक मिलेगा ग्रुप यूएन, ऐसे। तो यहां पर गौर करिएगा, यूएन है क्या? यूएन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नंबर एक। नंबर दो, 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। और नंबर तीन, m कॉमा n इज इक्वल टू 1 होगा। ध्यान दीजिएगा। तो पेपर में आपके यहां देखना, 2 सालों में या 3 सालों में ये बात, दो क्वेश्चन काफी आए हुए हैं कि U12 इज अ ग्रुप, U12 या U10 इज अ ग्रुप। ये पेपर में सवाल आया हुआ है। अब जब सवाल आता है तो बंदे को यही नहीं पता U10 क्या है। अब रटे हुए, मैंने कहा ना, अगर इंपोर्टेंट बता दो इसे आप, तो सब के सब इसे कर लेंगे। चाहे वो समझ आए ना आए, वो रट लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, समझेंगे भी तभी जब इंपोर्टेंट को होगा। ऐसा नहीं दिमाग नहीं है बच्चों पे। मैं भले मजाक में कहता हूँ, गधे के तौर पे बात करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। गधे ही बहुत काम के होते हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया भी आपको, पाकिस्तान में गधों की बहुत कीमत है। और भारत में जितने भी कार्य होते हैं, कभी घोड़ों पर नहीं देखे, गधों पे देखे होंगे आप, खच्चरों पे। तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर ये भी है कि बच्चों को टैलेंट तो बहुत है, लेकिन जब तक उन्हें कहो ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो करते ही नहीं। फालतू कुछ नहीं करते वो। तो आज की डेट में जब U10 क्वेश्चन आएगा, तो U10 का जो सेट बनेगा ना, वो बनेगा 1 3 7 9। अब बंदे को पता ही नहीं है 1 3 7 9 लिख कैसे दिए इस बंदे ने। और जब U12 का क्वेश्चन आएगा, तो बंदा लिखेगा 1 5 7 और 11। अब उसे यही नहीं पता ये 1 5 7 11 कैसे लिख दिए। वो रट लेगा, ये इंपोर्टेंट है सर। हाँ जी, 1 3 7 9 हो जाएगा सर, हो जाएगा, टेंशन नहीं। U12 इंपोर्टेंट है, 1 5 7 11 इंपोर्टेंट है सर, कर लूंगा सर, हो जाएगा। और भाई अगर तुझे U8 दे दिया, फिर क्या करेगा? किताब में नहीं कर रखा, नोट्स में नहीं कर रखा, अब कैसे करेगा? पता ही नहीं उसे। उसे तो ये मालूम ही नहीं कि 4 नंबर क्यों आए और ये 4 क्यों आए। यहां पर जो आना चाहिए वो ये आएगा सर। तो कैसे आ रहे हैं ये नंबर? तो देखिए इस लाइन को, UN को, U10 नेचुरल नंबर होने चाहिए 1 के बराबर और n से छोटे, मतलब 10 से कम आएंगे। देखो U10 में, U12 में 12 से कम, U8 में 8 से कम। तो 1 तो सब में आएगा। अगला नंबर हमने 3 रखा है, देखो 2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 2 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 होता है। जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा वो नंबर आएगा। तो 3 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 3 और 10 को एक साथ सिर्फ 1 ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। फिर कोई कैसा 4 क्यों नहीं आया? 4 और 10 को कॉमनली काटने वाले 1 भी है, 2 भी है, इसीलिए 4 और 10 नहीं आया। 5 10 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 और 10 को एक साथ 5 काट सकता है, मतलब 1 के अलावा अगर कोई डिवाइजर है उसका, दोनों का कॉमनली,
तो जाहिर सी बात है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 6 और 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 के अलावा 2 काटता है उनको। 7 और 10 बिल्कुल लेंगे सर। फिर कोई सर 8 और 10 क्यों नहीं लिया? 1 के अलावा 2 काटता है। 9 और 10 बिल्कुल लेंगे, और 9 से आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज U10 में वैल्यू जो होगी वो लेस देन 10 होगी। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी अगर पेपर में ये सवाल आ जाए, अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई, फिर तो समझ लो ये हलवा सवाल हो गया। अब ये आपने U10 वाला सवाल दिया, 1 3 7 9 आपने लिखा, इसको चाहो तो जी मान लो, और मानने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, कंपोजिशन टेबल बनती है 1 3 7 9, 1 3 7 9, और U10 में इंटू 10 आता है, U12 में इंटू 12 आता है, और मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 7। तो पहली रो और पहला कॉलम तो एज इट इज। 3 3 जा 9, 10 से भाग देने पे 9 ही आएगा। जब तक 10 से छोटा है रिमाइंडर आएगा ही नहीं। 3 7 जा 21, 10 से भाग देने पे 1। 3 9 जा 27, यहाँ 7। 7 3 जा 21, 10 7 3 जा 21, 10 से भाग भी देना है, ध्यान रखिएगा। 7 7 जा 49, 10 से भाग देना है, तो रिमाइंडर 9 आएगा। 7 9 जा 63, 10 से भाग देने पर 3 आएगा, और बाकी 3 9 1, यहाँ 7, 7 1 9, तो यहाँ 3, 9 7 3, तो यहाँ 1। बस आगे कंपोजिशन टेबल में कैसे लिखते हैं वो आपको पता है। अगर इस न्यूमेरिकल को कोई कहे कि कैसे लिखोगे, तो आपका क्लोजर लॉ तो देखो बिल्कुल वही पुराना तरीका। क्या होगा सर क्लोजर लॉ में? आप कहोगे हेयर ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपोजिशन टेबल belongs to G. So G holds the closure law with respect to into 10। क्लोजर हो गया। बस इसकी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव मैंने कहा था मॉड्यूलो की अलग ढंग से लिखी जाती है, और परमानेंट वैसी कभी फेल नहीं होता, परमानेंट लिखते लेकिन वैसे ही। पहले मैं इसकी जो प्रॉपर्टी पता है, चलो लिख देता हूँ आपको। एसोसिएटिव अगर लिखने को आता इस क्वेश्चन का, तो ये आप मॉड्यूलो के कोई भी सवाल का, तो आप ऐसे लिखना, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी। फिर लिखना आप ऐसे, मतलब टाइम पास है देखो ये, और हर बार ऐसे ही लिखना है। इस मॉड्यूलो में लिखना है यहाँ पर अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन ही चलेगा इसमें, U10 में इंटू 10, U12 में इंटू 12, अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, बस ये लाइन याद रख लीजिए, लिखना ऐसे है, व्हेन A इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 10। अब बस अगली लाइन में फिर सेम ऐसे ही लिखना है, अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ABC को देखो अब ऐसे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई 10। और नेक्स्ट लाइन में बस खाली आप ऐसा छाप देना, मॉड्यूलो कोई भी सवाल हो, हेंस G holds the associative law with respect to, बाहर दूध है, दूध वाला है बाहर।
इस तरह से अगर मैं कहूं आपसे कि भाई हम काम करने जा रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इंटू 10, तो लिख सकते हो आप, क्यों जी। और कॉम्यूटेटिव चाहो तो कॉम्यूटेटिव भी सेम ऐसे ही ए क्रॉस बी लेकर बी क्रॉस ए कर देना, हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसमें कॉम्यूटेटिव आप कंपोजिशन टेबल से बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट। नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। आप बोलोगे कॉरेस्पॉन्डिंग रो हाँ एंड कॉलम आर आइडेंटिकल इन अ कंपोजिशन टेबल, सो जी होल्ड्स द कॉम्यूटेटिव लॉ। बार बार देखिए, मैं कितनी बार बोलता हूँ, आप बोर हो जाते होंगे कभी कभी, मुझे भी लगता है कि यार बच्चे सोचते होंगे इसे कुछ नहीं आता, एक ही चीज बार बार। मैं इसलिए बोलता हूँ एक ही चीज बार बार, क्योंकि बार बार लिखना वही है। और जब जब मैं बार बार बोलूंगा, भले ही वो बोरियत सी लग रही हो, लेकिन अभ्यास तभी हो पाएगा। यहाँ लिखा जाएगा हेयर कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम आर identical, so identical, so G holds the, G holds the commutative law with respect to into 10, that's all। अब आपको आइडेंटिटी और इनवर्स लिखनी है इसकी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताओ कैसे लिखोगे? हाँ बोलो, लैंग्वेज बोलो फिर, ये अधूरा वर्ड नहीं बोलो, पूरा जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ वैसे बोलो, भाई लिखना है ना हमें। क्या लिखोगे बताओ, अगर आइडेंटिटी लिखने को आ जाएगी इस क्वेश्चन में, तो कैसे लिखने वाले हो आप? कंपोजिशन टेबल। हाँ, अपना पूरा शब्द बोला करो, क्योंकि अब होता क्या खाली कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो मैं समझ गया कि भाई लेकिन लिखना, मैंने कहा ना सर, जब तक लिखेंगे नहीं हम लोग, हमें नंबर नहीं मिलेंगे। और हम सबका हाथ ना रुकेगा, लोग यही कहेंगे कि यार तूने क्यों पढ़ा ट्यूशन, वाकई। पर बात यहाँ सारी ये है कि ट्यूशन पढ़ने से या कॉलेज जाने से, नोट्स बनने से काम इसलिए नहीं चल रहा कि सब कुछ जो हमें समझ आ रहा वैसा हम लिखेंगे नहीं तो नंबर देगा नहीं। मुझे पता है कि भाई घर में दाल कैसे बनती है, चावल कैसे बनती है, आटा कैसे गूंथते हैं, सब पता है, देखता हूं ना मैं। कोई कहेगा यार ये बता मत कैसे बनता है, बना के बता, मेरे से बनने गई। क्यों, मुझे इतना पता है पानी गिरता है उसमें, आटा गूंथते वो, आटा गूंथते हैं उसे, ऐसा करते हैं वैसा, लेकिन वो अनुमान क्या है, वो पानी कितना गिराना है कैसा, वो तो करके ही पता लगेगा। तो आज की डेट में अगर मुझे कोई कहता है कि सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखनी है, तो भाई कंपोजिशन टेबल की लैंग्वेज कॉपी कर लो। कंपोजिशन टेबल में सब में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक जैसी बोली गई है क्या? फ्रॉम फर्स्ट रो, देखो ना, वन से पहली रो में मल्टीप्लाई किया और वन से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया सबको, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट इज क्लियर दैट वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यस विद रेस्पेक्ट टू इंटू 10। अब देखो यही होता है। अब मैंने आपको रटवाया, आपने रट लिया, अब एक क्वेश्चन आएगा रिंग में आएगा, अभी नहीं आएगा। मैं उसका एक जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात को इसलिए काट रहा हूँ कि हम जो लिखते हैं वो समझ के। अब कोई बंदा सोचे कि जी हम रट के लिख रहे हैं, वो एक अलग बात है। कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, मैं देखो इस क्वेश्चन की आपको जिक्र बताता हूँ, जबकि ये क्वेश्चन रिंग में है, ये ग्रुप में नहीं है, और ग्रुप में ये हो भी नहीं सकता। ये सवाल कभी अगर आप नोटिस करो, मैंने जिक्र किया है, गढ़वाल में एक बार ये ऑब्जेक्टिव आया था और क्वेश्चन आया था कि बताओ इसकी यूनिट एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी नहीं बोलते, क्योंकि वहां दो आइडेंटिटी होती है, एडिशन भी होता है रिंग में और मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों को लगा यूनिट एलिमेंट का मतलब वन होता है, तो वन तो दिखा नहीं उन्हें कहीं। उन्होंने कहा चल जीरो दिख रहा है, तो आंसर में जीरो ही छापा है।
जीरो ही छापा है, जबकि यहाँ आंसर जो था वो था 6। कैसे? 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 करो कितना आता है? ये आएगा ना? यस सर। 6 दूनी 12, 10 से भाग देके रिमाइंडर 2 ही तो आएगा। 6 चौके 24, 10 से भाग देने पे कितना आएगा? 4 4। आएगा। 6 छक्का 36, 6 आएगा। 6 आठे 48, 8 आएगा। 8। और ऐसे यहाँ तो देखो, अब यहाँ कोई कहे लिख बता यूनिट एलिमेंट, तो आप अगर लिख बैठो फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इट इज क्लियर दैट, तो चपेट लग गई। सर, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, 6 इज द यूनिट एलिमेंट। 6 से किसी को भी हम ऑपरेट करें मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, इंटू 10 के रेस्पेक्ट में, देखो वही एलिमेंट आ रहा है। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 8 है तो 8, और 0 है तो 0। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। मतलब हमने अंग्रेजी का वही वर्ड इस्तेमाल किया, फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इट इज क्लियर दैट। आज हम कहेंगे फ्रॉम फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम इट इज क्लियर दैट। क्या दिक्कत? पर समझ हमें है कि हम जिस चीज को लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, और वो कहाँ मौजूद है, किस रो में उस घटना की घटना घटी है या कॉलम में घटी है। तो वो यूनिट एलिमेंट आपको पता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है, तो आप उस बात को लिख सकते हैं। और बात रही इनवर्स लिखने की, तो अगर उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ लिख दूं, 1 3 7 9 इंटू 10, 1 3 7 9, तो गौर करिएगा जब हमने मल्टीप्लाई अभी किया था इसका, तो मल्टीप्लाई में नोटिस करें सब कुछ लिखा आपने, 3 3 9, 7 3 21, यहाँ आएगा आपके लिए 7, सर यहाँ होगा आपके लिए 7 3 21, 49, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा सर आपके लिए 7, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। अब कोई कहे सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखनी है इसकी, कई बार लिखवा चुका कंपोजिशन टेबल, आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया है, लोग फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा बहुत हो सकता है कि सक्षम ना हो, लेकिन वो भी कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले टेबल के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ है, एक रो में एक बार होना चाहिए जरूर, या कॉलम में देख लो। तो 1 यहाँ है, ये किसको मल्टीप्लाई करके आया? 1 को 1 से। तो आप लिखोगे हेयर, लैंग्वेज देखो, ईच एलिमेंट्स हैव देयर इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू इनटू 10। और आगे बढ़िया तरीका यह है कि लिख भी दो कौन किसका इनवर्स है। हेयर इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ये 1 कैसे मल्टीप्लाई करके आया? 3 को 7 से। 3 इज 7, ये 1 कैसे मल्टीप्लाई करके आया? 7 को 3 से। 7 इज 3, और ये 1 कैसे मल्टीप्लाई करके आया? 9 को 9 से। 9 इज 9। रटने की कोई जरूरत नहीं है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार जिस सवाल में लिखोगे अगली बार उसी सवाल की लैंग्वेज की कॉपी पेस्ट करनी है, बस ये नंबर चेंज हो जाएंगे। अंग्रेजी का एक अक्षर चेंज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं आती लिखनी। तो मैं एक का आधार बना के, जब लेकिन जब लिखोगे, बोलोगे, बार बार सेम टू सेम बोलोगे, तब जाके ही लिख पाओगे। ध्यान रखना, वहां जाके आप ये मत सोच लेना कि हम अंग्रेजी लिख देंगे, कुछ भी संभव नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखवाने बैठ जाओ, मुझसे लिखवाओ, आप अपने आप से, हम लिख ही नहीं पाते एप्लीकेशन। तो गूगल मौजूद है आजकल, हम क्यों खत्म हो रहे हैं? क्यों खत्म हो रहे हैं? हर चीज हम गूगल पे सर्च करने लग गए। लोग कह रहे हैं ना हम पढ़ाई नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं है, ऑनलाइन कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे। हम खत्म ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज हम व्यक्तिगत तौर पे शामिल नहीं है। अगर आपको किसी का एड्रेस पूछना है तो आप गूगल, आज किसी से पूछ लो पिन कोड क्या होता है, उसे पता ही नहीं है पिन कोड क्या होता है। कहीं पिन कोड वो जिप जिप कोड, जहां आप रहते हैं उस लोकेशन की एड्रेस है, गवर्नमेंट का अप्रूव।
वो भी हम लोग क्या करते हैं, गूगल पिन कोड क्या होता है, मुंह से बोला, गूगल ने बोल दिया। तो भाई अगर मशीनों के सहारे रहेंगे तो हमारा अपना टैलेंट कहाँ काम आएगा। ये तो अंधे बहरे अनपढ़ आदमी या बेचारे कहीं खो गए हों उनके लिए अच्छी चीज है कि मैं कहाँ हूँ गूगल मुझे बताओ, तो समझ में आता है। लेकिन एक पढ़ने वाला आदमी पढ़ाई की हर चीज पूछ लेता, अच्छा पूछने को बुराई नहीं, लेकिन पूछने के बाद उसे डिलीवर नहीं करता। आप इतने अच्छे हैं तो आप अपने मोबाइल को उठाइए और मोबाइल से बोलिए रिलेटिवली प्राइम मैथ में क्या होता है, गूगल बताएगा आपको। नहीं बताएगा इसका मतलब आप गूगल से अधिक होशियार है। गूगल में भी वही चीजें फीड है जो लोगों ने आज तक पूछी देखी होंगी, सब कुछ गूगल भी नहीं जानता। आपकी मम्मी का या मेरी मम्मी का क्या नाम है गूगल को तो ना पता है। भाई पूछो आप कि मेरी मम्मी का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, गूगल बता दिया, अगर कह देगा मेरे आउट ऑफ कोर्स है ये, भाई मेरे बस का नहीं। तो हम लोग गूगल से अधिक पावरफुल है, पर हम चाहते हैं ब्रह्मांड की जानकारी, तो वो नहीं मिलेगी, पहले जितना हमारे पास है उसकी जानकारी। तो लिखना बहुत जरूरी है सर, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूं। और रिलेटिवली प्राइम जो मैंने आपको सिखाया अभी, वो आप कहीं से कहीं तक भूलेंगे नहीं। हो पाएगा? यस सर। ओके। अब मैं आपको आपके नोट्स की ओर ले जाऊं। कल हमारे भाई क्या नाम है, राजपूत जी, नाम भूल गया मैं यार, क्या नाम है अक्षय उसका? जतिन। नहीं, चलो ये नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, भूलने की बीमारी तो है ही। जतिन भाई तो आज आए ही नहीं, उन्हें लगा कि आज हमने कुछ करना ही नहीं है तो आज जाना ही नहीं है। चलो जी, सुनो जी फिर। हमारे पास कल एक सवाल आया था, तो भाई कह रहे थे कि गुरुजी शायद सवाल में गिवन होगा क्या, तो उन्होंने कहा था कि एक सवाल में गिवन है। तो ये सवाल मैं इसका जिक्र कर था कि केलियंस के फोर ग्रुप है। के फोर ग्रुप में ई ए बी ये चार एलिमेंट होते हैं, मतलब ये फिक्स है। के फोर मतलब चार एलिमेंट। और ध्यान रखिए के फोर ग्रुप खाली यही नहीं होता, वो हर चार एलिमेंटों का ग्रुप जिसमें डायगोनल में आइडेंटिटी हो, या फिर वो हर चार एलिमेंटों का ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स हो। याद करो ABCD एक क्वेश्चन किया था हमने, याद है क्या? किसी को याद है? यस सर। याद करो, इसमें भी देखो डायगोनल में आइडेंटिटी है, अगर आप ध्यान दे रहे हो इस जगह पर, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो डायगोनल में आइडेंटिटी है। हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स बी है, सी का इनवर्स सी है, डी का इनवर्स डी है। और इसमें भी देखो चार ही एलिमेंट है, तो पता है ये भी के फोर ग्रुप है। ये होता है सर के फोर ग्रुप, चार एलिमेंटों का ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स स्वयं होता है। उसको एक नया नाम दिया गया है के फोर, और केलियंस ग्रुप के नाम से। अंडरस्टूड है ये बात मेरी? यस सर। बाकी इस सवाल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है सर। के फोर ग्रुप आपके सामने है सर। ई ए बी ए बी, ए बी को आप चाहो तो डी मान लो, कुछ और मान सी मान लो, चलेगा। ई ए बी और ए बी एक साथ है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपके लिए सर मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी है ई, इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई करें। इसने गिवन किया है सर, ए का इनवर्स ए है, ए स्क्वायर बराबर ई, बी स्क्वायर बराबर ई, बी स्क्वायर बराबर ई का मतलब है सर बी इंटू बी बराबर ई, और बी इंटू बी का बराबर ई का मतलब है सर बी इनवर्स बराबर बी। ये है सर।
ये वैल्यू आ रही है सर। अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर देखो a इंटू बी करेंगे तो ए बी आएगा। कोई कहेगा सर यहाँ क्या आएगा, आपको पता है a आ गया, e आ गया, ए बी आ गया तो b आएगा। कोई कहे जी कैसी बात कर रही, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। देखो ये दिखा रखा है कोने में मैंने, अगर आप देखोगे ए स्क्वायर की वैल्यू आपके लिए आइडेंटिटी है, और e इंटू बी बराबर बी, यहाँ वाकई में b आएगा। b इंटू ए इंटू बी के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर देखो b इंटू ए को हमने a इंटू बी लिखा। ये लिखा है b, ए बी बराबर बी है। b आ गया, ए बी आ गया, e आ गया, तो यहाँ a आएगा, यहाँ e आएगा, यहाँ आपके लिए a आएगा, और यहाँ b आएगा। और देख लो डायगोनल में ई छपा है, मतलब हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, ए का इनवर्स ए है, बी का इनवर्स बी है, तो जाहिर सी बात है सर ए बी का इनवर्स तो ए बी ही होगा, बचा ही नहीं कुछ और। कोई कहे नहीं सर कुछ और ले लो, अरे कैसे ले लूं, इसने आइडेंटिटी घेर लिया, इसने ए घेर लिया, इसने बी घेर लिया, बचा ए बी। आपको पता है इनवर्स यूनिक होता है। और बस सर ये टेबल बन गई ना, अब तो इसे फिर वही ड्रामा है कि लिखो, तो क्लोजर कैसे लिखोगे, ऑल एलिमेंट इन अ कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू K4, सो K4 होल्ड द क्लोजर लॉ। सेम टू सेम, थोड़ा एसोसिएटिव इसका बनावटी हो जाता है लिखने में, थोड़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए वी नो दैट भी नहीं चल सकता, एलिमेंट भी, इसीलिए एग्जाम्पल के जरिए बताया गया। इन्हीं में से कुछ 3 लेकर हमने समझाया है। आइडेंटिटी देखो फिर वही लाइन, from composition table it is clear that E is the identity element from first row and first column। लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर। from first row and first column in a composition table it is clear that E is the identity element। और उसके बाद इनवर्स आपने देख लिया, each element is its own inverse, हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। और कॉम्यूटेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और इस जगह पर ये अपने आप में अबेलियन भी है, ग्रुप भी है। और देखो बहुत साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, नोट कि इन केलियन ग्रुप द प्रिंसिपल डायगोनल कंटेन ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट। बस इतना काम जो आज सिखाया है, बस आज वीडियो देखिएगा, नोट्स में मत देखिए, नोट्स में कुछ नहीं कराया। कल जब हम यहाँ से चलेंगे तब हम बात करेंगे, कल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो मैं आपको शाम तक बता दूंगा, क्योंकि बारिश का भी मौसम